हेलो एवरीवन, मैं राकेश गुरु एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा जो परागकोश होता है उस परागकोश के अंदर जो बीजाणु जन ऊतक होते हैं, बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाओं से चतुष्क बनता है और उस चतुष्क में लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। वहीं से मैं कोरिलेट करता हूँ उसको कि जो चतुष्क बनते हैं यानी जो लघु बीजाणु हैं, वो लघु बीजाणु अगर एक चतुष्क में, चतुष्क का मतलब 4 होता है, अगर इस एक चतुष्क में 4 से अधिक क्या हो, लघु बीजाणु हो, क्या हो, लघु बीजाणु, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी कहते हैं। पॉलीस्पोरी का मतलब हो गया बहु बीजाणुता। ये स्थिति क्या कहलाएगी, बहु बीजाणुता कहलाएगी, क्योंकि चतुष्क में 4 ही लघु बीजाणु आ सकते हैं। अगर 4 से अधिक लघु बीजाणु होते हैं तो हम उस अवस्था को क्या कहेंगे, पॉलीस्पोरी कहेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बहु बीजाणुता क्या है, तो इसका आंसर आपके सामने है। इसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूं, आज अपन अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेल गैमेटोफाइट का। मेल गैमेटोफाइट का, मेल गैमेटोफाइट का मतलब नर युग्मकोद्भिद हो गया। इस नर युग्मकोद्भिद की अगर अपन बात करें तो परागकण जो होता है वो परागकण इस नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, प्रथम सेल होती है। यानी परागकण मेल गैमेटोफाइट की जो पीढ़ी होती है उसकी प्रथम कोशिका किसको कहा गया है, परागकण को कहा गया है। अगर हम इस मेल गैमेटोफाइट का निर्माण परागकण से कैसे होता है उसके बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें तो यहाँ डायग्राम से इसको समझते हैं। ये एक परागकण की स्ट्रक्चर बना रखी है मैंने। परागकण की अगर बात की जाए तो उसमें 2 लेयर्ड होती है। परागकण 2 लेयर्ड होता है। बाहर की तरफ की ये जो स्तर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्तर होता है एक्साइन। एक्साइन का मतलब होता है उस परागकण का बाह्य चोल, और इस एक्साइन के नीचे एक लेयर और होती है जिसको कहा जाता है इंटाइन। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस जरूर होगा, यह हमें पता है। ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है ये रिक्तिका कहलाती है। कोशिका है, इसका मतलब कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भी उसके अंदर होना है। और ये जो आपको 3 खांच रूपी संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो स्तर है, ये जो खांच है, ये खांच क्या कहलाती है, जर्म कोर कहलाती है, जनन छिद्र कहलाती है। यानी मैं सीधे शब्दों में ये कहूं कि एक्साइन के ऊपर छिद्र युक्त संरचना पाई जाती है। उस छिद्र युक्त संरचना को ही हम क्या नाम देंगे, जर्म पोर यानी जनन छिद्र नाम देंगे, जो एक्साइन के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो एक्साइन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। इस परागकण के न्यूक्लियस के अंदर जब फर्स्ट माइटोसिस होता है, केंद्रक विभाजन होता है, तो केंद्रक विभाजन से केंद्रक जो है वो डिवाइड होता है और एक से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। कोशिकाएं 2 बन गई, एक तो जर्म सेल बन जाती है, एक वेजिटेटिव सेल बन जाती है। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये बाहर की तरफ एक्साइन, अंदर की तरफ ये इंटाइन। ये जो वेजिटेटिव सेल बनती है, इसी वेजिटेटिव सेल से आगे चलकर किसका निर्माण होना है, पोलन ट्यूब का निर्माण होना है, इसलिए इसको ट्यूब सेल के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ जो सेकंड स्टेप थी, सेकंड स्टेप के अंदर जो इंटाइन थी, इस इंटाइन के साथ ये जो न्यूक्लियस था, ये जो सेल थी, ये अटैच थी। यानी जब डिवाइडेशन होता है तो 2 प्रकार की सेल बनती है। एक तो बनती है जर्म सेल, तो कौन सी सेल बनती है, जर्म सेल, और एक बनती है वेजिटेटिव सेल। जर्म सेल जो होती है वो छोटी होती है, कैसी होती है, छोटी, और वेजिटेटिव जो सेल होती है वो आकार के अंदर बड़ी होती है। यहाँ ये जो जर्म सेल है ये इंटाइन के साथ पहले अटैच रहती है और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये इंटाइन से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अलग होने के बाद कहाँ आ जाएगी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। ये जो 3 स्टेप हैं, शुरुआती जो 3 स्टेप हैं, ये तीनों की तीनों स्टेप किसके अंदर होती है, इन एंथर। ये तीनों की तीनों स्टेप एंथर के अंदर होती है। और एंथर के अंदर होती है, इसका मतलब परागण से पहले होती है या बाद में, तो हमें पता है परागण से पहले होती है, परागण से पहले होती है। यानी परागकण के अंकुरण के लिए 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स कौन सी हैं, पहली तो है परागण से पहले और दूसरी है परागण के बाद।
तो ये जो 3 स्टेप है, इन 3 स्टेपों में हम देख सकते हैं कि इंटाइन और एक्साइन दो लेयरों के बाद जर्म पोल जो है वो जनन छिद्र, जिससे कि आपकी जो पोलन ट्यूब है वो निकल के बाहर आनी है। 3 स्टेप ये किसको दर्शा रही है, आपके परागकण से पहले एंथर में होने वाली जो स्टेप है उनको दर्शा रही है। इसके बाद ये जो पोलन ग्रेन है, परागकण जो है उसकी जो इंटाइन थोड़ा सा रप्चर होती है। रप्चर होने के बाद नीचे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जिसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, पोलन ट्यूब नाम दे सकते हैं। आप यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि यहाँ ये जो कायिक कोशिका है, या इस कायिक कोशिका के बाहर ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर क्या है, ये लेयर ही किस नाम से जानी जा रही थी, इंटाइन के नाम से जानी जा रही थी। और ये इंटाइन ही रप्चर होकर किसका निर्माण करती है, एक्साइन को थोड़ा सा रफ कर देती है, और रप्चर होने के बाद किसका निर्माण कर रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, जिसको अपन क्या नाम देंगे, पराग नली का नाम देंगे। इसके बाद होता क्या है, जैसे ही यहाँ इस स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो जर्म सेल जो थी उसका जो न्यूक्लियस था वो इस भाग में बीच में उपस्थित था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है, इस ट्यूब के अंदर आ जाता है। सेकंड थिंग आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म भी किसके अंदर आ गया है, साइटोप्लाज्म ट्यूब के अंदर आ गया है। कौन सी ट्यूब में, पोलन ट्यूब के अंदर आ चुका है। अब आप यहाँ देखें, जर्म सेल का जो न्यूक्लियस था वो भी आ चुका है, यहाँ जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था वो भी आ चुका है, या वेजिटेटिव सेल है वो भी इधर है, साइटोप्लाज्म है वो भी इधर है, जर्म सेल है वो भी इधर है। यानी ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म वापस ऊपर की तरफ ना जा पाए, इसके लिए यहाँ पर एक कैलोज प्लग का निर्माण होता है। इस तरह एक लेयर बन जाती है मोटी, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, कैलोज प्लग के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस स्थिति के बाद इसमें होना है सेकेंड माइटोसिस, और सेकेंड माइटोसिस इंपॉर्टेंट थिंग है। इस स्टेप को अपन इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेप के अंदर मेल गैमेटोफाइट भी बनना है और जो द्विनिषेचन की क्रिया है वो भी होनी है। कैसे होनी है, देखो यहाँ पर ये जो जर्म सेल थी, ये जर्म सेल अब सेकेंड माइटोसिस के दौरान क्या करती है, 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट का निर्माण करती है। इसका निर्माण कर रही है, 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट का निर्माण कर रही है। वेजिटेटिव सेल इस ट्यूब के अंदर उपस्थित है, ये हैप्लॉइड जो गैमेट है ये भी इसी ट्यूब के अंदर है, साइटोप्लाज्म भी इसी के अंदर है। ये कैलोज प्लग हो गया आपका। इंटाइन एक्साइन आपको बताइए ये जर्म पोल है। अब हम बात कर रहे थे मेल गैमेटोफाइट की। अपन ने पोलन ग्रेन जो थी उसके डेवलपमेंट की जब बात की, तो हमने देखा कि इन एंथर 3 स्टेप हैं, और ये बाकी की जो 3 स्टेप हैं ये होती है स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर होंगी, स्टिग्मा के ऊपर होंगी, यानी वर्तिकाग्र के ऊपर होंगी। क्योंकि परागण की क्रिया के बाद जैसे ही पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जाता है, तो स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद ही वहां पर क्या जनरेट होती है, पोलन ट्यूब जनरेट होती है, जो कि स्टेप यहाँ से स्टार्ट है। ये स्टिग्मा के ऊपर होने वाली क्रियाएं हैं, और ये एंथर के अंदर होने वाली क्रियाएं। तो 2 स्थितियां हो गई, एक तो परागण से पूर्व और एक परागण के बाद। परागण के बाद वाली क्रिया कहाँ संपन्न होनी है, स्टिग्मा पर, और पहले वाली कहाँ होनी है, एंथर पे होनी है। यहाँ अब अपन ये देखें कि इस वेजिटेटिव सेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होनी है। तो अगर वेजिटेटिव सेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो हम इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया को एक टर्म के नाम से जानेंगे, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, साइफेनोगेमी कह सकते हैं। यानी वेजिटेटिव सेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो उसको अपन साइंटिफिक टर्म में क्या कहेंगे, साइफेनोगेमी कहेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इस मेल गैमेटोफाइट की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आ गया, 2 तो क्या आ गई आपकी, हैप्लॉइड मेल गैमेट आ गए। एक क्या आ गई आपकी, पोलन ट्यूब आ गई। प्लस में एक क्या आ गई आपकी, वेजिटेटिव सेल आ गई। इन तीनों को मिलाकर ही किसका निर्माण हो जाता है, अपन उस टर्म को क्या नाम दे देते हैं, मेल गैमेटोफाइट नाम दे देते हैं। तो यहाँ मेल गैमेटोफाइट के बारे में अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।